अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 14 दिसंबर है, रात के 8 बजे हैं और अगर इलेक्शंस 8 फरवरी को पाकिस्तान में होना है तो 16 दिसंबर रात 11:59 वो वक्त है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन शेड्यूल जारी करना है 54 दिन का। और इस सूरत में एक नई सूरत हाल पाकिस्तान में मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट से एक डिसीजन आया। फैसला ये किया गया था कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगी। इसके हवाले से एक पटिशन दरख्वास्तें मौजूद थी कि अदलिया से रिटर्निंग अफसरान लिए जाएं। उनकी ट्रेनिंग का अमल जारी था। जो सिविल ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं उनके पोस्टिंग ट्रांसफ़र के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी और लाहौर हाई कोर्ट से जो फैसला आया उसके बाद एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसमें अब ये सवाल मौजूद है कि क्या इलेक्शन जो है वो इस बुनियाद के ऊपर डिले हो जाएंगे और अगर डिले होते हैं तो कितना डिले होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल रुजू का फैसला किया है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस सीख की जाएगी कि कैसे मिनिमम पॉसिबल टाइम में इलेक्शंस का कंडक्ट इनकाद जो है वो यकीनी बनाया जाए। इस तमाम सूरत हाल में मुस्लिम लीग नवाज़ मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं चाहते। अगर आप इंडिपेंडेंट राय और असेसमेंट्स देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो 10 अप्रैल 2022 से मुसलसल स्ट्रगल कर रही है, कोशिश कर रही है कि इलेक्शंस का इनकाद किया जाए। और अगर बिलाखिर ये 8 फरवरी को होना है तो क्या इन तकरीबन 2 साल के इस अरसे में पीटीआई के लिए फ़िज़ा इतनी ख़राब हो गई कि वो अब 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं चाहते क्योंकि उनकी क़यादत को बहुत से मुकदमात का सामना है। ये एक अहम सवाल के तौर पर यह बात सामने आई है। और इसी दौरान हमने देखा कि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लगभग 6 साल के बाद कौम से खिताब किया। इससे पहले जब उन्होंने कौम से खिताब किया था वो वज़ीर-ए-आज़म थे पाकिस्तान के। आज वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है पाकिस्तान के, लेकिन जो लुक एंड फील है इस खिताब की, जो फ्रेम है और जिस तरीके से इसको नशर किया गया सरकारी टीवी पर भी, तो लगता ये था कि जैसे एक प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि जो उन्होंने गुफ्तगू की ये लगभग मजमुआ है उन 6 से 7 तकारीर का जो गुज़श्ता 6 से 7 दिन में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास जारी हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, वहाँ पर जो खिताब कर रहे थे उसी खिताब का मजमुआ सामने आया। अगरचे इसको कौम से खिताब का नाम दिया गया था तो तमाम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज खिताब में कुछ डिफरेंट बात करेंगे, आगे क्या लाहे अमल वो बताएंगे। लेकिन उन्होंने अपने माजी में उनके साथ जो कुछ बीता उसकी कहानी सुनाई। अब उस कहानी के ऊपर लोग सबको मालूम है कि कितना ट्रस्ट करते हैं कितना नहीं करते। बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिताब की चंद अहम गुफ्तगू का हिस्सा जो है वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, वो ज़रा सुनिए। किस तरह व्हाट्सएप कॉल्स की गई, किस तरह एक जेआईटी के लिए हीरे चुने गए और वो भी व्हाट्सएप पर, फिर किस तरह नैब को 3 रेफरेंस दायर करने का हुक्म मिला और किस तरह सजाएं दी गईं, किस तरह मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए सीनियर जजों के घर जाकर धमकियां दी गईं। चलें किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? आपको नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना, तो मुझे तो आपने जेल में डाल दिया और भी डाल देते, लेकिन आपको ये सजा क्यों दी गई? असल सवाल ये है कि आपके घरों के चूल्हे क्यों बुझा दिए गए? आपको किसी अदालत में नहीं जाना, आप खुद अदालत हैं। आपने किसी जज को दरखास्त नहीं देनी, आप खुद जज हैं। मुझे मालूम है कि आप 8 फरवरी को अपनी जजमेंट जरूर सुनाएंगे एक खुशहाल पाकिस्तान की। आज जिस भी शख्स ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये खिताब सुना उसके जहन में एक सवाल ज़रूर उभर कर सामने आया होगा कि 2017 से 2023 दिसंबर 14 तारीख तक पाकिस्तान ने क्या सफ़र तय किया कि क्या वही मसाइल नहीं है, वही मसला नहीं है? क्या एक सियासी जमात को दीवार के साथ नहीं लगाया जा रहा? क्या एक सियासी जमात के सरबराह को आउट करने के लिए, निकालने के लिए, रास्ता रोकने के लिए अवाम का इंतखाब नहीं किया जा रहा? बैलेट बॉक्स के ऊपर यह फैसला नहीं करवाया जा रहा बल्कि उसके लिए भी अदालती अमल का सहारा लिया जा रहा है, वो अमल जिसके ऊपर सवालात मौजूद हैं। और आज ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत साहब, जिनका नाम गालिबन 9 मई 2023 से पहले बहुत कम लोग जानते होंगे। इवन जो आप लोगों को इल्म है इस बात का कि जो मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर माहिर कानून अपनी राय देने के लिए अपेयर होते हैं उनमें भी शायद उनका शुमार प्रोमिनेंट लोगों में नहीं होता था। लेकिन फिर 9 मई के बाद शेर अफजल मरवत जो है वो उभर कर पाकिस्तान में सामने आए। सियासी उफक पर उनकी एक
जो राइज है वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि कोई शख्स इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इतना पॉपुलर हो जाए। वो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन वर्कर कन्वेंशन को लीड कर रहे थे, वहाँ से जिस किस्म के इमेजेस मौसूल हो रहे थे, वो यकीनन सियासी उफक के ऊपर थरथल्ली मचाने के लिए काफ़ी थे। और ये कयास आराइयाँ की जा रही थी कि शेर अफजल मरवत को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान साफ की जो बल्ज है, जो उनका सर्ज है, उसको वो अब एक नई डायरेक्शन देते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उनको लाहौर हाई कोर्ट एक इजलास था वकला का, उससे खिताब के बाद और मीडिया से गुफ्तगू के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, क्यों ज़रूरत ये पेश आई, पीटीआई के लिए ये कितना ख़तरा होगा, और क्या वाकई शेर अफजल मरवत इतना बड़ा ख़तरा बन गए थे मुस्लिम लीग नवाज़ या किसी और सियासी जमात के लिए कि उनकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी थी। इन तमाम मामलात के ऊपर आज प्रोग्राम में बात होगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर कानून जहांगीर जदून साहब, मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी असदुल्ला खान साहब, इसके अलावा मुझे लंदन से सीनियर सहाफ़ी नसीम सिद्दीकी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आगाज़ में मैं चलूँगा ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल साहब के पास, और उनसे पूछेंगे कि शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ्तारी के बाद जो है वो वकला की तंजीमों की तरफ से, एसोसिएशंस की तरफ से ये ऐलान सामने आ रहे हैं, आने का सिलसिला शुरू हो चुका है कि इसके हवाले से भरपूर एहतजाज किया जाएगा। उमर, मुझे बताइएगा ज़रा कि आज शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ्तारी किन हालात व वाक़यात में पेश आई? एक तो वो आज आए हुए थे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इस हवाले से। आप जानते हैं फौजी अदालतों का जो फैसला था उससे मुतल्लिक आज एक एहतजाज भी था, या उस हवाले से वो हड़ताल कर रहे थे। तो वहां पे उन्होंने तकरीर की और तगड़ी किस्म की तकरीर की। जैसे ही तकरीर करके वो बाहर आए हैं, तो जो GPO चौक वाला दरवाजा है, यानी जो मॉल रोड की तरफ खुलता है, तो जैसे ही वो बाहर आए, इस दौरान पंजाब पुलिस ऑलरेडी तैयार थी। वहां पे पुलिस की मोबाइलें बहुत बड़ी तादाद के अंदर थी। तो पहले मालूम हुआ कि शायद पुलिस उनसे कोई निगोशिएट करना चाहती है, कोई बातचीत करना चाहती है, तो वो बिल्कुल तैयार दिखाई दिए उनसे बात करने के लिए। लेकिन फिर अचानक से जो पंजाब पुलिस का स्टाइल है, वो धक्का पड़ता है पीछे से, और यूं हुआ कि धक्के के साथ जो है ना पुलिस मोबाइल के करीब ले जाते हैं और उन्हें पुलिस मोबाइल में फेंका जाता है या बिठाया जाता है, और उसके बाद वहां से लेके उनको थाना मजांग में लेके चले जाते हैं। लेकिन लगता यह है कि जो जिस तेजी के साथ चीजें हुई हैं, उनकी वहां से गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उन्हें मजांग थाने मुंतकिल किया गया जो लाहौर हाई कोर्ट के साथ लगता है, और उसके बाद उन्हें वहां से कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। और उसके बाद DC लाहौर ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जिसमें बताया गया है 3 MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, और अगले 30 रोज के लिए उन्हें कोट लखपत जेल के अंदर जो है वो नजरबंद कर दिया गया है। ये तो उमर मुझे बताइएगा कि आपने मेंशन किया कि उनको मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर सेक्शन 3 के तहत जो है वो नज़रबंद किया गया है। 1 माह की ये नज़रबंदी होती है, DC जो है वो इसके अंदर अहकामात में इजाफा भी कर देता है। क्या लाहौर में उनकी स्पीच के कंटेंट ऐसे थे कि उनको गिरफ्तार करना पड़ गया, या पुलिस उनके आने से पहले ही वहां पर मौजूद थी और ये तैयारी पहले से मौजूद थी कि शेर अफजल मरवत आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? व्हाट्स योर असेसमेंट? देखिए, उसकी लैंग्वेज तो यही है कि बताया गया है कि SP सिविल लाइंस डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट जो इंटेलिजेंस ब्रांच लाहौर की है, उन्होंने बताया है कि उनकी वजह से लाहौर के अंदर जो पब्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन असल बात इसके पीछे क्या है? असल बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ कन्वेंशंस किए हैं, और अब लाहौर और बिलखुसूस पंजाब के अंदर वो करने का इरादा रखते थे कन्वेंशंस, और वो अपने ट्वीट्स के अंदर और गुफ्तगू के अंदर ये कह चुके थे कि अब पंजाब की और लाहौर की बारी है। तो लगता यह है कि जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसने पहले से ही तैयारी की हुई थी कि इससे पहले कि वो बड़ी पब्लिक के साथ, बड़े क्राउड के साथ बाहर निकलें, हम उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। और जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया, वो उस वक्त अपने यूनिफॉर्म के अंदर से लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे से गिरफ्तार किया गया, और वकला कुछ नहीं कर सके। जो आप कह रहे थे कि एहतजाज की कॉल दी जा रही है पंजाब बार की तरफ से, पाकिस्तान बार की तरफ से, ये इसी वजह से है कि एक वकील को जो यूनिफॉर्म के अंदर था उसको लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे से पुलिस उठा के ले गई है। उसके ऊपर कोई FIR पंजाब के अंदर नहीं है, कहीं पे पंजाब में वो मतलूब नहीं है। लेकिन पंजाब की इंतजामिया ने पहले से ही अज्यूम कर लिया कि उनके वजह से पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। तो राफिया हैदर साहिबा जो DC लाहौर है, उन्होंने फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करके अगले 30 रोज का उनका इंतजाम कर सही। बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल, आपने हमें लाहौर से अपडेट किया क्या सूरत हाल है। गुफ्तगू का आगाज कर ले। जहांगीर जदून साहब, आपकी लॉयर्स फ्रेटर्निटी से हैं, शेर अफजल मरवत साहब, उनको जो गिरफ्तार किया गया, अब
हमने देखा है कि उसके हवाले से इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का एक बयान सामने आ चुका है। इसके अलावा मुतालबात किए जा रहे हैं कि पंजाब बार और पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो फौरी तौर पर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे। पहले तो द मैनर इन विच दिस अरेस्ट वाज डन, जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, डज दैट मेक सेंस कि एक ऐसा वक्त जब कोइंसाइड कर रहा है ये वक्त के मुल्क में इंतखाबात की तारीख का ऐलान और नोटिफिकेशन किया जाना है, शेड्यूल जारी किया जाना है, और एन उसी वक्त एक बड़ी सियासी जमात, अपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका एक वाहिद आज़ाद घूमता फिरता लीडर, जलसे करता हुआ लीडर, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए? एक उस गिरफ्तारी से पहले मैं देखूँ, अगर यूनिफॉर्म में थे, वो हाई कोर्ट में अगर किसी फंक्शन में गए हैं या बाहर आए हैं, तो वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट थे, उनको इस तरह अरेस्ट करना जो है वो नहीं बनता था। वो मैं भी उसको स्ट्रांगली कंडेम कर रहा हूँ कि इस तरह मतलब अगर आपने किसी को बुलाना है तो उसको बुलाएं कि आपके खिलाफ ये चार्जेस हैं। उन्होंने मुख्तलिफ FIR हुई हैं, उनमें उन्होंने बेल कराई हुई थी। तो ये सबसे एक कमज़ोर ऑफेंस होता है कि आप हर FIR के बाद, क्योंकि इसमें कोई रिमांड नहीं लेना पड़ता, या आप ये नहीं होता कि आप 24 घंटे मजिस्ट्रेट के, तो ये MPO 3 है, एक कॉलोनियल एरा का जो आपको पता है एक लॉ है, तो इसमें आप किसी वक्त भी किसी बंदे को पिक कर लें और जाके जेल में डाल दें 1 महीने के लिए। तो ये हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम चीज़ें MPO सेटिसाइड कर दी हैं, तो इनको ही मेरे में 1-2 दिन में MPO सेटिसाइड हो जाएगा, ये कोई इतना इशू नहीं। लेकिन जिस बोंडे तरीके से आप किसी बंदे को, एक वकील को आप वहाँ से अरेस्ट करते हैं, तो इसमें ज़ाहिर है फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को इस तरह के हायर हैंडनेस नहीं करना चाहिए। अगर उनके खिलाफ कोई केस बनता है, ठीक है, आपने पहले भी FIR की, उन्होंने लीगल कोर्स से अपनाया, अपनी बेलें कराई हैं, तो अगर कोई जज बेल नहीं देता तो आप ठीक है, फिर चाहे वकील जदून साहब अरेस्ट कर लें। इस वक्त जाहिर है कि पाकिस्तान सियासी तौर पर तकसीम है, अवाम में भी जो है वो नफरत ट्रिकल डाउन करके बदकिस्मती से पहुंच चुकी है, और तकरीबन तमाम के तमाम जो प्रोफेशंस हैं वो भी इससे अफेक्ट हुए हैं। तो लॉयर्स कम्युनिटी जो है वो भी हमें पता है कि मुनकसिम है, डिवाइडेड है। लेकिन जाहिर है कि जब आपकी फ्रेटर्निटी के ऊपर बात आती है और इस तरीके का कोई काम होता है, आपको लगता है कि ये जो अरेस्ट है और जो मैनर ऑफ अरेस्ट है, इसमें एक पोटेंशियल मौजूद है कि किसी किस्म की एहतजाजी तहरीक को स्पार्क कर सकता है। खसूसन हमें पता है कि बड़ी बड़ी तहरीकें, उनका आगाज़ जो है, नुक्ता आगाज़ छोटा सा ही होता है, ट्रिगर उसका कोई इतना बड़ा ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो, और लाहौर इस हवाले से बड़ा फेमस है। डू यू सेंस के इस किस्म का कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में इनकी ये MPO के ये सेटिसाइड कर दी कि लाहौर हाई कोर्ट, क्योंकि उनके गेट से अरेस्ट किया गया है, तो इसमें कोई तारीख मुझे उठती नज़र नहीं आती कि कल या परसों को अगर वो, ज़ाहिर है सुबह कोई अगर एप्लीकेशन देगा, पिटीशन, तो वो फारग कर देंगे, तो वो बाहर आ जाएंगे। पहले भी उस दिन उनको 2-4 घंटे के लिए अरेस्ट किया था, वो छोड़ दिया था। तो मेरे ख्याल में एजेंसियाँ भी लगता है उनको ज़्यादा पॉपुलर देखना चाहती हैं। अच्छा, आपकी सेंस ये है कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफे के लिए ये काम किया गया? मैं अंदाजा नहीं, चले, मैं तो कह रहा हूँ, कंडेम कर रहा हूँ कि जिस तरह भी आपने किया, तरीका कार ठीक नहीं था। अगर उनके खिलाफ कोई केस बनता है तो उन्होंने अपनी बेलें कराई हुई हैं। हाँ, अगर किसी FIR में आपने अरेस्ट करना है तो उसको पता हो कि मेरे खिलाफ क्या चार्जेस हैं। अब एक बंदा कोई तकरीर करता है या कोई, मुझे तो उस कंटेंट का नहीं पता तकरीर का उन्होंने क्या तकरीर की है, सही, मैंने सुनी अभी तक। सही, उस तरह से देखे ना, कि वो यूनिफॉर्म में थे, तो इस तरह से अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। सही, केस बनता है, अगर वो लीगल कोर्स देखें, वकील के पास क्या होता है, वकील के पास कोई वो राइफल तो नहीं होती, उसके पास एक कलम होता है, एक रूल ऑफ लॉ पे अमल करता है। तो अगर वो कानून के हाथों, अगर जज उनको बेल नहीं देते, तो ऑब्वियसली वो कहेंगे मुझे अरेस्ट कर लो, और तो कोई तरीका नहीं है। ना ही वो भागना चाहते हैं, ना ही वो किधर कहते हैं जी मैं किसी जगह से अंडरग्राउंड जाना चाहता हूँ। सही, जदून साहब, I'll come back to you। असदुल्ला खान, मुझे बताइए, ये शेर अफजल मरवत क्या इतना बड़ा थ्रेट बन गए हैं पाकिस्तान में? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर आपको इन्वोक करना पड़ेगा क्या वो सियासी जमातों के लिए, और उसकी टाइमिंग भी ऐसी कि जब आपने इलेक्शन शेड्यूल जारी करना है उस वक्त आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं? देखिए, जदून साहब की इस बात से तो मैं इत्तफाक नहीं करता कि उनको जो है वो मज़ीद पॉपुलर करने के लिए अरेस्ट किया गया है, क्योंकि पिछले 6-7 महीने में जितने वो पॉपुलर हुए हैं उसमें उनकी वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, गिरफ्तारी के बगैर ही वो पॉपुलर हो गए हैं। तो वो पॉपुलर बुनियादी तौर पर हुए हैं अब जो उन्होंने मुख्तलिफ जलसे किए हैं, वर्कर्स कन्वेंशन किए हैं, जिस दलेरी के साथ वो निकले हैं, इसलिए वो पॉपुलर हुए हैं, लोगों ने उनको। और मेरा ख्याल है उसी पॉपुलैरिटी को वो अगर बढ़ा सकते थे अगर पंजाब में भी उनके जन जलसे हो जाते। यानी अगर उनको किसी ने पॉपुलर ही बनाना है तो फिर पंजाब में उनको जलसे करने की इजाज़त दे देते, वर्कर्स कन्वेंशन 4-6 करने की इजाज़त दे देते, तो वो और पॉपुलर हो जाते। उसके लिए उनका गिरफ्तार होने की चंदा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन देखिए, शेर अफजल मरवत जो हैं, अगर वो इतना बड़ा थ्रेट बन गए हैं कि उनकी वजह से लगता है कि जो पब्लिक जो
में जो जिन MPO के तहत जो उनको गिरफ्तार किया गया है, तो जो अफरा तफरी हो जाएगी, सड़कों पर लोग निकल आएंगे और लॉ एंड ऑर्डर मुतासर हो जाएगा। तो ये फिर खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं हुआ, वहाँ पर तो उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन भी किए, वहाँ पर लोगों के साथ निकले भी, बड़े बड़े जलसे भी कर लिए, तो वहाँ पर तो कोई अपने आमा का मसला पैदा नहीं हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। तो फिर पंजाब ही में क्यों डर था कि यहाँ पर हो जाएगा? और सवाल फिर अब ये पैदा होता है कि अगर आइंदा चंद दिन में शेड्यूल आ जाता है और शेर अफजल मरवत की तरह बाकी लोग भी अपने अपने कैंपेन करेंगे, वर्कर्स कन्वेंशन होंगे, तो क्या फिर सबको MPO 3 के तहत गिरफ्तारी अमल में आएगी? तो फिर इलेक्शन कैसे चलेगा? तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को देखने की ज़रूरत है कि कोई शख्स अपनी ज़ाती तशहीर के लिए तो वर्कर्स कन्वेंशन कर नहीं कर रहा, वो अपनी पार्टी के लिए कैंपेन कर रहा है, और पॉलिटिकल कैंपेन करना किसी भी शख्स का हक है। और अगर एक सियासी जमात के इस तरह चंद एक्टिव लोगों को उठाकर उनको सियासी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, तो मेरा ख्याल है इस पर सबसे पहले तो आज मियां नवाज शरीफ साहब को आवाज़ उठानी चाहिए थी, जो ये सब कुछ भुगत चुके हैं उनके बकौल, और उनके बकौल कौम का बड़ा नुकसान किया, तो फिर उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी कि भाई ये जो कुछ माजी में हमारे साथ हो रहा है, आज ये किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, तभी पाकिस्तान में जमहूरी रिवायात आगे बढ़ेंगी और परवान चढ़ेंगी। तो मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी कुव्वतों को, जो वकला की तंजीमें हैं उनको, और सिविल सोसाइटी और बाकी सब लोगों को ये सवाल कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपने अपने प्लेटफॉर्म से उठाना चाहिए कि अगर इस तरह से गिरफ्तारियां अमल में आएंगी तो फिर कैसे इलेक्शन होंगे और उन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, हमने देखा है कि जब से ये तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को जमा करवाई गई, उसके बाद से बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो इन तमाम सियासी जमातों की तरफ से, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से लिए गए, और उन तमाम का मकसद ये नज़र आता था कि इमरान खान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, साबिक चेयरमैन, उनकी पॉपुलैरिटी को कंट्रोल किया जाए और फिर इंतखाबात हों। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी कितना बड़ा धचका हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ऐसे वक्त में जब उनके जो लीडर्स आज़ाद घूम रहे थे और जलसे कर रहे थे, वो वाहिद थे जो शेर अफजल मरवत कर रहे थे, अगर वो ही इज़ बिहाइंड द बार्स, ही इज़ आउट ऑफ द सीन, कितना बड़ा डैमेज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा, बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं लंदन में बैठा हुआ तो मैं मलका की एक मिसाल दूंगा, पूरा वाकया नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो मेरे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। वो आपने सुना होगा कि मलका की फोर्स जो है वो घर घर जाती है भर्ती करने के लिए, और फिर आगे वाकया चलता है, तो एंड में उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो कहते हैं कि मलका ने कहो कि जे ए नौबत आ गई है तो फिर तो सुलह ही कर लगे। तो बात ये है कि शेर अफजल मरवत जो है कल को कोई जानता नहीं था, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया, वो किस लिए पॉपुलर होता चला जा रहा है। वजह यह है कि कौम की नफरत जो भी है वो बढ़ती चली जा रही है। आप किसी को भी लाके खड़ा करेंगे जो आवाम की बात करेगा वो आवाम में पॉपुलर होगा, और आप जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे याद है कि हम रोड शोज करने जाते थे, असदुल्ला भी जाता था, और हमने देखा था कि अदम एतमाद आने से पहले जो है वो लोग ये कहते थे मार्केट्स में कि हम PTI को हमने वोट दिए, हम PTI से खुश नहीं, हम इमरान खान ने जो इकदाम किए, महंगाई बढ़ाई है, हम उससे खुश नहीं, हम PTI को दोबारा वोट नहीं देंगे। फिर आपने रजीम चेंज की साजिश रचाई है, और पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है कि किसी की हुकूमत ख़त्म होने पे कोई मिठाई नहीं बांटी गई, कोई खुशी के शादियाने नहीं बनाए गए, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई जिसका इनको ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। उसके बाद जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला होता है, दिन ब दिन आप देखते जाते कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, और उसमें अक्सर लोग ये कहते थे कि अगर इमरान खान को निकाला था और निकाल भी देते, शायद इतना बड़ा रिएक्शन ना आता जितना आप ये तमाम चोरों को वापस ले आए। क्योंकि एक अगर 20-22 साल का नौजवान है जिसने 99 या 2000 में शऊर थोड़ा सा हासिल किया है, तो वो 99 से देखता चला आ रहा है कि अब मैं नाम नहीं लेता इन जो भी लीडर हजरात हैं, लेकिन उन्होंने यही सुना कि चोर हैं, करप्ट है, पनामा है, फेक अकाउंट्स है, फलां चीज़ है। और एक दिन वो जब सुबह, अच्छा फिर उसका आइडियल होता है इमरान खान, उसने अपनी लाइफ में देखा होता है कि उन्होंने 92 के बाद जो लोग पैदा हुए उन्होंने क्रिकेट तो नहीं देखी, वर्ल्ड कप तो नहीं देखा, जब उन्होंने होश संभाला तो उन्होंने देखा कि एक शख्स ने हॉस्पिटल बनाया है, एक शख्स ने निमल यूनिवर्सिटी बनाई है, और जब वो गूगल करते थे तो वो देखते थे कि क्रिकेट का बेहतरीन कप्तान रहा है। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब वो सुबह सो के उठता है तो बताया जाता है कि ये फरिश्ता जो है ना, नहीं ये फरिश्ता जो है ये चोर है, ये गद्दार है, और ये जो गद्दार थे, चोर थे, ये फरिश्ते हैं। इस बात ने पूरे मुल्क के अंदर ऐसा कंफ्यूजन पैदा किया कि आज तक वो कंफ्यूजन दूर नहीं होता जा रहा बल्कि बढ़ता चला जा रहा है।
सही। नसीम सिद्दीकी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। असल में अब सवाल जो है वो ये है, जो आपकी गुफ्तगू भी है, कि पॉपुलैरिटी है, वो पॉपुलैरिटी कितना मैटर करेगी, ये 8 फरवरी को क्या ट्रांसलेट हो पाएगी जो पीटीआई चाहती है कि पावर कॉरिडोर्स में उसकी वापसी हो, ये कितना टेक्निकल मामला है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खिताब, उसमें क्या कुछ मौजूद था और पसे पर्दा डेवलपमेंट से उसका कितना ताल्लुक है, उस पर भी बात करेंगे। और इलेक्शंस 8 फरवरी को कौन से रिटर्निंग अफसरान करवाएंगे, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज लगभग 6 साल के वक्फे के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौम से खिताब किया। उस कौम से खिताब में जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई वो था पसे मंज़र। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र, मुझे आखिरकार झूठे मुकदमात से सुरखरू किया। मुबारकबाद के पूरे मुल्क से पैगाम मौसूल हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं सुरखरू हो चुका हूँ। मुझे दुआओं में याद रखने का शुक्रिया, आप मेरे साथ खड़े रहे, एक लम्हा के लिए भी झूठे प्रोपेगंडे पर यकीन नहीं किया। मेरी जमात का हर कारकुन मुबारकबाद का हकदार है। आगाज़ 2014 के तवील धरनों से हुआ। 28 जुलाई 2017 पर पहले मरहले का इख्तिताम हुआ। कैसे व्हाट्सएप कॉल की गई, कैसे जेआईटी के लिए व्हाट्सएप पर हीरे चुने गए, कैसे बेंच बिठाया गया, मुझे सिसिलियन माफिया कहा गया, मुझे गॉडफादर कहा गया, मुझे फजूल और नाकारा करके मुस्तरद कर दिया, मेरी छुट्टी करा दी गई और नाअहल किया गया, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान और अवाम को किस गुनाह की सज़ा दी। जहांगीर जदून साहब, मेरा सवाल यह है कि यह है पस मंज़र। आज 6 साल के बाद जब मियां साहब ने गुफ्तगू की तो इसी पस मंज़र का पेश मंज़र भी हमारे सामने है, और वो ये है कि एक और मुंतखब वज़ीर आज़म वो इस वक्त जेल में मौजूद है। उसकी जमात के लोग, उनसे जमात छुड़वाई जा चुकी है और बहुत सारे लोग, उनको मुकदमात का सामना है। आपको लगता है इट्स अ डेजा वू, हम रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं 2017 का एक थोड़ा सा मज़ीद अग्रेसिव मैनर में, एंड इट विल एंड अप हमारे मुल्क को मज़ीद नुकसान पहुँचाने की सूरत में? नहीं, पहले तो देखें जो उन्होंने बातें की हैं उसमें कौन सी बात ऐसी है जो नहीं हुई है। अभी इन्होंने कहा है ना सदुल्ला ने कि ये आज जो नवाज शरीफ को भी यही कहना चाहिए था कि गलत हुआ है। पहले जिन्होंने गलतियां की हैं उनको माफ़ी तो मांगनी चाहिए थी कि ओपनली। अब देखें ना, जो उनकी पार्टी का सपोर्टर है वो आज भी नहीं मानता, वो आज भी कहता है चोर हैं। जी भाई, चोर है तो आप साबित करें आके। जिन्होंने आपको कहा है चोर हैं वो आज इमरान को भी कह रहे हैं वो चोर है। उसने एक तोशाखाना से किए हैं, वो साबित करेंगे चाहे 5 साल के बाद वो, लेकिन आज तो वो कह रहे हैं चोर है। आज तो उसके हर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो उसके अंदर ये भी खामी है, ये भी खामी है। तो देखें ना, एक बंदे को जब मेरिट पे बात करता है उसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। अब अगर नवाज शरीफ जो ये बातें कर रहे हैं आज उन्होंने तकरीर में की है, ये बात इसमें कोई गलत बात है कि एक मॉनिटरिंग जज नहीं लगाया गया, इसमें कोई गलत बात है कि रेफरेंस बनते नहीं थे और जजों ने अपनी मर्जी का, जब उन्होंने पहले नाम दिए उन्होंने कहा जी ये नाम हम नहीं मानते। उन्होंने दराज से मेरे सामने जो है जज साहब ने निकाले, उन्होंने कहा जी ये वाले बंदे जो है हमें कॉल किए कि ये वाले बंदे चाहिए, ये MI के ISI के। देखें इस तरह निज़ाम नहीं चलता। पहले जो बंदे ने कंधा दिया है, जो बंदे, कितने बेगुनाह बंदे जो है इन्होंने अंदर कराए हैं नैब के अंदर, और फिर कोई बंदा पार्टी से टूटा नहीं है आज दिन तक। कितने बंदों ने जुल्म से हैं 2 साल 3 साल। राना सनौला पे जो है वो 15 किलो हीरोइन जो है दिन दिहाड़े डाल के जो है उसको एक मेजर जनरल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये उसको कोई बंदा कंडेम नहीं कर रहा, कोई बंदा आके माफ़ी नहीं मांग रहा। चले आगे हालात को हम देखते हैं जी कि किस तरह चलने दे। लेकिन देखें ना, एक बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आपको नजर आ रहा है कि ये इनके साथ ज्यादती हुई है और मुल्क के साथ ज्यादती हुई। ठीक कहते हैं ना, उनको 2 साल और अंदर कर दें, उनको अंदर कर दें। क्या है, मुल्क का नुकसान कितना हुआ है आज? 2017 के 18 के ग्रोथ आप सिर्फ एक किसी अनपढ़ बंदे से पूछ लें कि इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे कहाँ पे जा रही थी और आज क्या है। सही। तो जहांगीर जदून साहब, क्या इसके दो बेहतर तरीके ये नहीं हो सकते थे कि आज मियां साहब ने जब ये खिताब किया तो वो ये कह सकते थे कि अगर मैं वज़ीर आज़म बन जाता हूं, अगर आप मुझे अब मुंतखब कर लेते हैं 8 फरवरी को, तो उस सूरत में या तो मैं ट्रूथ एंड रिकन्सिलियेशन कमीशन बनाऊंगा, मैं सब लोगों को बुलाऊंगा कि आए अपने हिस्से का सच बोलें, या जिन लोगों ने गलत मुकदमात बनाकर मुझे इक़्तिदार से निकाला, अवाम के वोट की इज्जत को पामाल किया, मैं उनको सज़ा दूंगा। ये वाला पॉइंट वो मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये दायरे का सफर जारी है। उन्होंने कहा है कि देखें उनका एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने कहा है मैं वजारत उसमें के लिए नहीं आ रहा हूँ, ये तो मैं खुद करूँ, ना भी कहें। देखें आप, ये रिपीट ये चीज़ें जो है ना ये नहीं होनी चाहिए।
जो ये लोग कर रहे हैं, कोई ना टीवी पे आके ना आप सच बोल सकते हैं, ना कोई और बंदा बोल सकता है कि कौन कराता है। सबको पता होता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है किसने कराया। उन्होंने नाम ले लिया आज शौकत सिद्दीकी के केस में, उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा जी आपके साथ जिसने ज्यादती की है उसका नाम लिखें, पिटीशन अमेंड करें और हम उनको नोटिस करें। लेकिन इस तरह बोलना चाहिए कि जी फलाने बंदे ने मेरे साथ ज्यादती की है। अब हर दुनिया को पता है कि एक 5 मेंबर बेंच बना है। अब जब उन्होंने ये गलत बात की कि जज का क्या काम है ये कहना सिविलियन माफिया है या जो है ये इस तरह के हैं। देखना, ये जजों का काम है इंसाफ देना। जब जज किसी के डायरेक्शन पे चल रहे हैं, सिलेक्टेड जस्टिस दिया जा रहा है, वो पिक एंड चूज कर रहे हैं अपनी मर्जी से, तो आज तो हम तो वो कहते हैं कि जो जज पहले गलत थे वो आज भी गलत है। हम तो मेरिट पे बात करते हैं। मुझे ARY के एक प्रोग्राम में पूछा गया जी जज बशीर किस तरह के, मैंने कहा उसने पहले भी गलत सजा दी, अब भी गलत सजा देगा। सही। तो आपको वैसे जो मुकदमात अब PTI के ऊपर हैं, जब आप उनका कंपैरिजन करते हैं मियां साहब के ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर जो मुकदमात थे, ये मुकदमे मियां साहब बना रहे हैं अभी उन पे, ये मुझे बता दें आप कौन बना रहे हैं मुकदमे। आप चलें सर, तकरीबन इसमें से 150 से जायद तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला थे, उस वक्त बने थे। आप देखें ना, यही तो बात है ना, आप सच बात नहीं बताते ना। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसकी क्या जरूरत है कि वो हाइब्रिड रजीम के आगे कोई मुकदमा किसी भी बना सके, लेकिन क्योंकि वो कागजों में वो है। सर, वो ओनरशिप ले रहे हैं, मुकदमात की ओनरशिप मुस्लिम लीग नवाज ले रही है। वो कागजों में ओनरशिप हमेशा एक एजेंसी की होती है। कागजों में किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ कि आर्म एक्ट इस पे अप्लाई होता है CRPC पे। कागजों में ये है कि पुलिस एक्शन करती है, कागजों में ये होता है कि डिप्टी कमिश्नर अमल कर रहा है, कागजों में ये होता है कि कोर्ट करती है। आप मुझे बताएं इनको चलाने वाला कौन होता है, ये मुझे बताएं आप जरा। तो आप हमें ये, आप इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि 87 पपेट्स, 87 कठपुतलियां शहबाज शरीफ के हमरा बैठी हुई थी, वो कुछ भी नहीं कर रहे। मैं आपके अल्फाज तो मैं अपने नहीं डाला था। आप मुझे बताएं ना, पिछले 3.5 साल में कौन सी कठपुतली थी जो आगे टीवी पे कह रहा है जी बजट ही नहीं पास होता। मैं तो उनसे एजेंसियों से उनके टिकट भी वो बांटते रहे हैं। सही। आप ये बात क्यों नहीं बताते पहले? नहीं, बड़े लेजिटिमेट क्वेश्चंस हैं। आई एग्री विद मोस्ट ऑफ देम, बट द पॉइंट इज ये कि इमरान खान साहब या उनकी जमात के जो लोग हैं, उनका मतमय नजर, उनका तरीकाकार, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो डिफरेंट था। लेट मी कंप्लीट। प्राइम मिनिस्टर ने खुद आगे कहा है कि जी आज देखें ना, हम भी, मैं कंडेम करता हूं कि किसी की जो है गुफ्तगू टेप नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मुल्क का जी ये तो एजेंसी है ही टैप के लिए, आप जो भी काम करते हैं करप्शन करते हैं, काम करप्शन को डायग्नोज करना, करप्शन को इन्वेस्टिगेट करना, और एजेंसी का टेपिंग का काम नहीं तो और क्या काम है? उसकी लगाएं सारी वीडियो। आज वो खुदा की कसम कौम से उधर बैठे हुए जेल के अंदर माफी मांगे कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है, इस कौम के ऊपर ये लोग मुसल्लत किए हैं। आज सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस जो हुई है वो पिछले 3 सालों में हुई है, और वो इंटरफेरेंस अब तक चल रही है और चलती रहेगी। मुझे नहीं लगता कि इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगी। नहीं, अब सवाल मेरा ये है कि जो जूलियस सीजर ने कहा था कि आई थ्यू ब्रूटस यू टू, कि तुम भी, यानी कि अब मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ओपन ये मौक़िफ़ था, विच इज़ कमिंग इन देयर वे, उनके सामने आ रहा है। सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नवाज का तो पॉइंट ऑफ व्यू था वोट को इज्जत दो, सिविलियन बालादस्ती, सिविलियन सुप्रामेसी, और आप हमें ये बता रहे हैं कि पिछले 16 महीने में वो भी सर झुकाकर उसी तरीके से चलते रहे जैसे माजी में चलते रहे थे, और इक़्तिदार की मजबूरियां हैं। PTM के अंदर एक पार्टी नहीं थी वो। देखे ना, अब कौन चला रहा है निजाम, ये मुझे बताएं। इलेक्टेड गवर्नमेंट खुद चला रहे हैं, ये चला सकते हैं, इनकी कैपेसिटी है ये। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जहांगीर जदून साहब, वेलकम बैक टू यू। असदुल्ला खान साहब, मुझे बताइए, 6 साल के बाद आप यही तवक्को कर रहे थे कि मियां साहब की जो गुफ्तगू है, यही आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आज मुतवक्के तौर पर खुद को 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर पिच करने वाले जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, वो यही गुफ्तगू करेंगे? देखिए, जदून साहब की बातें सही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने क्या गलत कहा है। ये बिल्कुल ठीक है, नवाज शरीफ ने गलत बातें नहीं की, उन्होंने सही की हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं, उसको ज़हन में रखते हुए उन्होंने पहले अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा, और फिर क्या हुआ कि अल्लाह पर छोड़ने के बाद फिर वो मामला खुद अपनी अदालत में ले आए और कह रहे हैं नहीं, मुझे पहले हिसाब दो, मुझे हिसाब चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब या तो किसी को अपने मसल्स दिखाना चाह रहे हैं, अपनी ताकत का इजहार करना चाह रहे हैं, किसी को दबाव में लाना चाह रहे हैं, और दबाव में शायद वो इसलिए लाना चाह रहे हैं कि खुद उनके ऊपर कोई दबाव आ रहा है। नवाज शरीफ साहब देखें कैसे वक्त में हैं इस वक्त, जब आपको याद होगा 2018 से पहले इतने ही दिन बाकी होंगे जब शहबाज शरीफ साहब की काबीना उनके बकौल बना दी गई थी। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी काबीना बनाने की फिक्र में होंगे, नवाज शरीफ साहब अपने नंबर्स लेने की फिक्र में होंगे कि उनको कहां पर कितने नंबर चाहिए, कितने नंबर के साथ उन्होंने हुकूमत बनानी है। पेपर वर्क वो भी कर रहे हैं, कुछ और भी लोग कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, अगर उनके ऊपर कुछ इस तरह का दबाव आए कि मौलाना फजल रहमान आकर कहें
कि मुझे जो है वो 10-15 सीटें दे दें, 10 सूबाई असम्बली की दे दें और 5 मुझे दे दें कौमी असम्बली की, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आकर कहे कि मुझे 25 कौमी असम्बली की सीटें दे दें, 40 सूबाई असम्बली की दे दें, और ये लोग न सिर्फ नवाज शरीफ के ऊपर दबाव डाल रहे हों बल्कि अपने सिफारशी भी लेकर आ जाएं और दबाव भी डलवा रहे हों, तो फिर नवाज शरीफ के लिए सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये जो कुछ बातें वो कर रहे हैं ये बिला वजह नहीं कर रहे। कुछ दिन पहले तक वो ये नहीं करना चाहते थे, कुछ दिन पहले तक वो चाहते थे कि सब अच्छा हो गया है, सब ठीक हो गया है, चीजें ठीक तरीके से आगे बढ़ रही हैं, और कुछ दिन पहले तक वो कह रहे थे कि हमने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, आगे बढ़ने की बात करेंगे, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाने की बात करेंगे। अब वो ये बात कर ही नहीं रहे, इससे आगे निकल ही नहीं रहे। वो पिछले 6 दिन से, आपने खुद कहा अपने इंट्रो में कि वो 6 दिन में जो उन्होंने मुख्तलिफ पार्लिमानी बोर्ड से खिताब करते हुए जो बातें की हैं, आज उस सबको कंपाइल करके फिर दोहरा दिया है कौम से खिताब के नाम पे, ताकि इसका जोर जरा ज्यादा पड़े। तो वो ये हिसाब किताब इतने शद्दोमत के साथ क्यों करना चाहते हैं? ये पाकिस्तान के ज़मीनी जो सियासी हकायक हैं उसके अंदर एक अहम सवाल बनता है। वो बातें क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, वो ठीक बातें कर रहे हैं। जदून साहब भी ठीक कह रहे हैं कि आज वो जो कुछ हो रहा है इमरान खान के साथ, नवाज शरीफ साहब ये भुगत चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन हकायक के होते हुए नवाज शरीफ साहब अपने मसल्स क्यों शो करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं? सही। नसीम सिद्दीकी साहब, मुझे बताइएगा कि मियाँ साहब ये जो हिसाब किताब की बातें कर रहे हैं, हमें पता है कि मियाँ साहब के ऊपर एक दबाव मौजूद है और उनसे बलूचिस्तान में बाप पार्टी के साथ जो है वो जिस तरीके से उनको जो उनका माजी में नुक्ता नज़र था कि बाप पार्टी, हमें पता है कि बाप का बाप कौन है, किसके कहने पर वोट देते हैं, उनके साथ जाकर अलायंस बनाना पड़ा। JUI उनकी चलें फितरी इत्तेहादी है, लेकिन MQM जिसको वो दहशतगर्द थे कहते थे, उसके साथ उनको इत्तेहाद बनाना पड़ गया। JDA को साथ लेकर चलना है, चौधरी शुजात साहब के साथ उनका एग्रीमेंट हो गया, और अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक लंबी चौड़ी डिमांड्स की लिस्ट लेकर आ गई है। तो क्या मियाँ साहब जो है ये एहतसाब और इसकी जो बातें हैं ये उसको काउंटर करने के लिए कर रहे हैं, या आपको लगता है मियाँ साहब सीरियस हैं, आएंगे 2017 के जिन लोगों को वो मुजरिम समझते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे? ईसा, बात यह है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है ना वो एक लॉन्चिंग पैड। अगर मैं बहुत ज़्यादा माजी में भी ना जाऊं तो आपने देखा कि जिस तरह भुट्टो साहब की जब खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट होती है तो किस तरह 9 सितारों को मैदान में उतारा जाता है, फिर बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ IGI बनाई जाती है। फिर आप देखें कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो 99 में सलूक हुआ था वो शायद इससे भी ज़्यादा बदतरीन था, क्योंकि इस दफ़ा जो सलूक हुआ है आराम से उनको इज्जत से रखा गया, जेल ले जाया गया, केसेस चलते रहे, लेकिन उस वक्त तो जहाज़ के अंदर उनके हाथों में हथकड़ी बांध दी जाती थी और उनको ट्रैवल करवाया जाता था। तो जब ये 2013 में इनकी हुकूमत वापस आई है, 2008 में पंजाब में वापस आ गई थी, तो उस वक्त आके इन्होंने क्या किया? मसला पाकिस्तान में ये है कि सियासतदान इकट्ठे नहीं होते, इस्टेब्लिशमेंट इनको यूज़ करती है। कभी आपकी बारी आती है, कभी दूसरे की बारी आती है। लॉन्च तो किए गए लोग, लॉन्च तो जनरल जिलानी के जरिए भी किए गए थे, लॉन्च तो जनरल पाशा के जरिए भी किए गए। वो जो जहांगीर जदून साहब ने बात की है ना कि असल बात हम डिस्कस नहीं कर सकते, हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, लेकिन इदारे ही के लोग होते हैं जहाँ पे भी नाम आएगा। अगर आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पुरानी वीडियोस उठा के देख लें तो वो उस वक्त के जो ISI के सरबराह थे उनका नाम लेते हैं। फंडिंग आई थी अफगानिस्तान से, इसी तरह ये इमरान खान नाम लेते रहे, या फिर अपना आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ ने सबके नाम लिए। अब नवाज शरीफ का साथ मसला ये है कि जब 2007 और 8 में वापस आए थे उस वक्त टोटली डायनेमिक्स चेंज थे। इस दफ़ा जब वो वापस आए ना, उनको अवाम का मिजाज समझ आ गया। अवाम जो है अब वो पहले वाली अवाम नहीं है। अगर ये कहते हैं ना कि मेरे केसेस ख़त्म हो गए हैं, तो भाई केसेस आपके ऊपर जो सज़ा दी थी वो भी दुनिया की 140वें नंबर की अदालत ने दी थी, और अभी जो आपको बरियत हुई है वो भी दुनिया की 140वें नंबर की अदलिया ने दी है। तो अवाम को सब कुछ पता है। नहीं तो नसीम सिद्दीकी साहब, मसला यही नहीं है कि 28 जुलाई 2017 से मियाँ साहब तारीख का आगाज़ करते हैं, सियासी तारीख का, वो उससे पहले अपने सियासी ट्रैक रिकॉर्ड पर नहीं जाना चाहते, और इमरान खान 10 अप्रैल 2022 से पीछे नहीं जाना चाहते कि वो फौजी अदालतों के हवाले से, एजेंसियों के किरदार के हवाले से, फ़ोन टैपिंग के हवाले से, सियासतदानों की जासूसी के हवाले से वो क्या मौक़िफ़ रखते रहे हैं। असल मसला तो फिर यही है कि ये सियासतदान जो हैं ये इस बात पर इत्तफाक करने के लिए तैयार ही नहीं है और सच बोलना चाहते ही नहीं। जी जी बिल्कुल, आपने असल पॉइंट बता दिया। इमरान खान का मसला ये है कि इमरान खान की तो हुकूमत थी 3.5 साल हुई, और जो पहली दफ़ा
हुकूमत करने के बाद वो अपोजिशन कर रहे हैं, तो उनका तो टेन्योर बहुत छोटा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब की तो पूरी हिस्ट्री है ना, जब उन्होंने 80s से अपनी सियासत का आगाज किया था, तो अभी भी जब वो कहते हैं कि मैं अवाम में सुरखरू हो गया हूँ, तो अवाम में जाना चाहिए। इनको अवाम में जाके घुल मिल जाएं, और वहाँ जो अवाम का रिएक्शन आएगा वो हमें पता चलेगा कि उन्होंने कितने गले लगाया, कितने ये सुरखरू हुए। अभी तक कोई जलसा जुलूस नहीं कर पा रहे। अवाम की अदालत में तो जाएं। वो जिस अदालत ने आपको सजा दी थी, आप उस अदालत से चले गए, आप जेल से चले गए, आपने बाहर दोनों दफा आपने बाहर बैठ के डीलिंग की और आप वापस आए। अवाम आपको वापस नहीं आए, या आप लड़ के वापस नहीं आए, आपने तो डील की और आप वापस आ गए। अब आप अवाम में चले जाएं, अवाम जो है वो अपना फैसला दे देगी। और 8 फरवरी के जो इलेक्शन है वो इसीलिए कई लोग चाहते हो जाएं, कई लोग चाहते नहीं हो जाएं, क्योंकि जो अभी आपने मरवत वाली बात की थी, बात यह कि जब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और अवाम बाहर निकलती है, आप तो नहीं रोक सकते ना। अभी तो एक पार्टी के वर्कर्स को आप रोक रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स को पकड़ रहे हैं, आप उनके लीडर्स को पकड़ रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी को आप किसी को वोट देने से तो नहीं रोक सकते, क्योंकि किसी के मुंह पे नहीं लिखा हुआ कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं। मसला है ना, वो ये भी कहते फिर रहे हैं कि हम आखिरी बात वो ये भी कहते फिर रहे हैं ना कि हम बिरयानी किसी और कैंप से खाएंगे और वोट कहीं और डालेंगे। अब मैं आखिरी बात करूं 8 फरवरी को मैं भी ग्राउंड में होऊंगा, ईसा आप भी ग्राउंड पे होंगे, असदुल्ला भी ग्राउंड पे होंगे। जब पोलिंग स्टेशन के बाहर आप जाएंगे और वापस आने वालों से पूछेंगे कि आपने वोट किसको दिया, और अगर 70-80% ये कहेंगे कि हम तो पीटीआई को वोट डाल के आए हैं, हम अगर बल्ला हुआ हम बल्ले पे मोहर लगा के आए हैं, तो फिर ये आपके पास धांधली की गुंजाइश कहाँ रह जाएगी। और अगर आप उस रात को धांधली करेंगे तो सुबह उन इलेक्शंस का क्या फायदा होगा, एक और एनआरकी मुल्क के अंदर फैलेगी। तो मेरे ख्याल से तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए और आगे चलना। नसीम सिद्दीकी साहब, जहांगीर जदून साहब मेरे साथ रहिए, क्योंकि ये इसके ऊपर आया वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। पूरी दुनिया में जहां जहां जमहूरियत है वहां पर सबसे अहम है अवाम जो वोट डालते हैं। पाकिस्तान में सबसे अहम वो हैं जो वोट गिनते हैं। इस मरतबा वोट गिनने वाले कौन होंगे, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज एक सवाल बहुत अहम बनकर उभरा है। वो सवाल ये है कि क्या 8 फरवरी 2024 इंतखाबात होते हैं तो वोट डालने वाला ज़्यादा मैटर करेगा या वोट गिनने वाला। इस हवाले से जस्टिस अली बाकर नजफी साहब का फैसला आया। फाइल उन्होंने चीफ जस्टिस को भिजवा दी। तय ये हुआ था कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं वो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएंगे, उसमें आरओज़ डीआरओज़ होंगे, वो ये तमाम जिम्मेदारियाँ सरअंजाम देंगे। उनकी ट्रेनिंग का अमल जारी था, लेकिन इस फैसले के बाद कि अब अदलिया से लिए जाएं, अदलिया में ऐसे अफसरान मौजूद हैं, इतने हैं, वो रेडी हैं, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी हो सकती है। 54 दिन का वक्त जो है वो अब बहुत जल्द शुरू होने वाला है। क्या इलेक्शंस 8 फरवरी को हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? जहांगीर जदून साहब, आप मुझे ज़रा इसका लीगल एस्पेक्ट पर बताएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बड़ा वाशगाफ अंदाज में कहा था, पत्थर पर लकीर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होना है और इस हवाले से अभाम क्रिएट ना करें। कोई शकूक हैं तो बीवी से बात करें, टीवी पे बात ना करें। ये जो अब डेवलपमेंट हो गई है, तो मुझे बताइए, अगर आप बीवी से ना बात करें, आप मुझे टीवी पे बता दें कि क्या इस सूरत में इलेक्शन मुमकिन हो पाएगा इस फैसले के बाद? नहीं, मेरे ख्याल में इलेक्शन लाजमी होगा। अभी मैं आपको एक न्यूज़ दे दूं कि अभी पीटीआई के जो वकील हैं अली जफ़र, उन्होंने कहा है हम अपनी एप्लीकेशन सुबह विड्रॉ कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से, जो स्टे की एप्लीकेशन थी। वो जज साहब को स्टे नहीं देना चाहिए था। स्टे का मतलब है कि आपने जो नोटिफिकेशन था रिटर्निंग अफसर का वो उसको सस्पेंड कर दिया है, तो रिटर्निंग अफसर है ही नहीं है। जब रिटर्निंग अफसर नहीं होंगे, नोटिफिकेशन ही नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान का सस्पेंड कर दिया, नॉट ओनली पंजाब, जो भी नेशनल प्रोविंशियल असेंबली के पूरे पाकिस्तान के हल्के हैं। लाहौर हाई कोर्ट को क्या हक पहुंचता है कि पूरे पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जो है वो सस्पेंड कर दे। अगर उन्होंने सस्पेंड कर दिया तो फिर शेड्यूल अनाउंस ही नहीं हो सकता। शेड्यूल अनाउंस का मतलब है कि आपने पेपर जाके सबमिट करने हैं, किसी रिटर्निंग अफसर को कोई शिकायत करनी है या कोई ऑब्जेक्शन लगाने हैं, तो अगर रिटर्निंग अफसर नहीं होगा तो शेड्यूल अनाउंस ही नहीं हो सकता, पेपर ही नहीं सबमिट हो सकते। तो अभी मैंने सुना है कि वो सुबह विड्रॉ कर रहे हैं, तो कल अगर उन्होंने विड्रॉ कर ली या सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन ले लिया तो इंशाल्लाह
8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए और होंगे। मेरी सो तो यू आर उम्मीद है क्लियर कि इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो मुझे ये भी बता दें कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसके हवाले से ये सवालात मौजूद हैं। पीटीआई का जो नुक्ता नज़र है कि हम ख़ास तौर पर जब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई उसके बाद जितने भी सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनमें कुछ शफलिंग भी हुई है और वो पीटीआई के हवाले से एक मखसूस मौक़िफ़ रखते हैं। वो पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उसके ऊपर बात भी करते हैं। बहुत सारे मुकदमात हैं, वो कहते हैं कि वो इन्हीं अफसरान की मरहून मिन्नत है और अगर यही बैठकर इलेक्शंस को कंडक्ट कराएंगे तो हम अपने लिए कैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड और एक फेयर इलेक्शन तवक्को कर सकते हैं। क्या ये एतराज़ जेन्युइन है? ये देखें ना, अगर जुडिशरी मिसाल के तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया, वो इनकार कर देती है कि जी हम अपने बंदे जो है वो नहीं स्पेयर करते, कोई सेशन जज वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि पहले जब जुडिशरी पे लाया गया तो उन्होंने कहा जी ये आरओ का इलेक्शन है, इफ्तिखार चौधरी ने ये किया, फलाने ने ये किया, पंक्चर लग गए 35, फिर एक जुडिशल कमीशन बना, निकला कुछ भी नहीं है। तो एक बात तो ये कि जुडिशरी अपने आप को इस स्टिग्मा से बचाना चाहती है कि कल को अगर खुदा न खास्ता कोई इलेक्शन के अंदर गड़बड़ हुई, क्योंकि सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। लेट्स से इलेक्शन कमीशन ब्यूरोक्रेसी, अब ब्यूरोक्रेसी तो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। ऐसे लोग भी हैं, हो सकता है बेशुमार यंग अफसर हो, वो पीटीआई को चाहते हो, अब वो अपने उधर वो तो वोट नहीं कर सकते उस पोलिंग स्टेशन पे। और अगर आप इस तरह कहा जी लोग वोट डालेंगे तो गिनेंगे कौन? देखें, अगर एक पोलिंग बूथ पे 10 पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही होती हैं, बल्कि ज्यादा, तो उनके एजेंट्स मौजूद होते हैं, एजेंट्स मौजूद होते हैं। अगर लेट्स से कि कोई बंदा गड़बड़ करता है किसी एक पार्टी की फेवर में, तो 9 पार्टियां तो उसको एंडोर्स नहीं करेंगी ना। इलेक्शन की जब स्टैम्प्स होती हैं, पीछे पता होता है कि इतने वोट कास्ट हो गए और इलेक्शन का रिजल्ट वो एजेंट लेके उठेंगे। ये अभी जो नया एक्ट बना है, रूल बना है कि उसी वक्त व्हाट्सएप करेगा और उन एजेंटों को इलेक्शन देगा। तो इस तरह भी कोई अंधी नगरी चौपड़ राज नहीं है कि बस वोट कोई और डालेंगे तो निकलेंगे किसी और के, इस तरह नहीं हो सकता। हाँ, 19-20 का कुछ फर्क हर वक्त होता है और हर इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं। इलेक्शन हमारे मुल्क के अंदर देखें ना, 100% कोई ट्रांसपेरेंसी और किसी निजाम में भी नहीं है, तो इलेक्शन भी 100% आप नहीं कह सकते। लेकिन ये भी इस तरह नहीं हो सकता कि एक अगर 2000 वोट एक पार्टी है तो उठा के किसी और पार्टी को दे देंगे, इस तरह पॉसिबल नहीं है। वो बैग सील होते हैं, फिर लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, उनकी स्टैंप पे देखी जाती हैं, बड़ा प्रोसेस होता है इलेक्शन का। सही। तो जहांगीर जदून साहब मेरे साथ रहिएगा। असद, मुझे बताइएगा, पीटीआई ये क्लेम करती है हमारी पॉपुलैरिटी 60% 70% है, हम अगर फेयर इलेक्शन हो तो 3/4 अक्सरियत ले लेंगे, 2/3 तो दूर की बात है। तो जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है या दीगर जो महकमे हैं वहाँ पर भी पाकिस्तान के शहरी हैं, उनके भी सेंटिमेंट हैं, तो जाहिर है कि ये जो उनकी पॉपुलैरिटी आवाम में वो क्लेम करते हैं ये रिफ्लेक्ट वहाँ पर भी होनी चाहिए। तो अगर ये वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है तो सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी उनका 3/4 होगा या 2/3 होगा, तो उनको तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए कि हमारे जो लोग हैं वहाँ पर हमारे भी मौजूद हैं, अगर दूसरी जमातों के साथ जहनी तौर पर हम आगे रखने वाले लोग मौजूद हैं। जी बिल्कुल सही है ईसा साहब। एक तो मैं आपको खबर दे दूं, इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के हवाले से उन्होंने ये तरदीद कर दिया। उन्होंने कहा ये खबरें दुरुस्त नहीं है, ये जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाने के हवाले से प्लान कर रहा है कल, तो वो ये कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तैयारी मुकम्मल है और हम बर वक्त इलेक्शन कराना चाहते हैं, हम इलेक्शन के डिले के लिए या सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का कोई भी इरादा नहीं रखते। तो एक खबर तो ये है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए इस वक्त तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी है कि अगर वो 50% भी लोगों को, नए लोगों को टिकट जारी करते हैं जो पहले इलेक्शन नहीं लड़े हुए हैं, उनके लिए पोलिंग डे को मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा। अब आप देखिए कि तमाम पोलिंग स्टेशंस पर अपने पोलिंग एजेंट को बिठाना और अपने ट्रेन पोलिंग एजेंट को बिठाना जो पहले भी ये तजर्बा रखता हो, ये हर उस नए शख्स के लिए मुमकिन नहीं होगा या आसान नहीं होगा जो पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहा होगा। तो तहरीक इंसाफ का ये कंसर्न तो इस वक्त है कि अगर हम नए लोगों को बिठाते हैं तो वो अपना पोलिंग डे को अच्छे तरीके से मैनेज ना कर सके, तो वहां पर फिर जो धांधली करने वाले अनासर हैं उनको उनके पास एक खुल खेलने का मौका मिल जाएगा। ये प्रिंसिपली उनका स्टांस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये उस वक्त दुरुस्त मालूम होता था जब वो इलेक्शन में, जब वो अदालत में गए थे ये नुक्ता नजर लेकर कि जिला इंतजामिया को ना लिया जाए। उसकी वजह यह है कि जिला इंतजामिया बहरहाल किसी ना किसी दबाव में होते हैं और आजकल तो जिला इंतजामिया हम देख रहे हैं कि जब जिसका भी दरकार हो एमपीओ का ऑर्डर जारी कर देते हैं। तो वही इंतजामिया जो एक शख्स को, अगर एक डीसी जो है वो एक शख्स को जलसे करने नहीं दे रहा या वर्कर्स कन्वेंशन करने नहीं दे रहा और उसके एमपीओ के ऑर्डर जारी करके उसको गिरफ्तार करवा देता है, तो उससे जाहिर है ये खदशा तो उसके बारे में रहेगा कि कल को जब वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बनेगा तो वो किस किस्म का के दबाव में होगा। अगर आज वो किसी के दबाव में है तो क्या कल भी वो किसी के दबाव में हो सकता है। तो मेरा ख्याल प्रिंसिपली तो ये एक्ट उनका ठीक था। मुझे नहीं पता, जदून साहब ये खबर दे रहे हैं, मैंने वैसे भी फौरी तौर पर अपने ग्रुप्स तो चेक किए हैं,
मुझे ये खबर नहीं मिल रही कि तहरीक इंसाफ इसको विड्रॉ कर रही है। बड़ा हैरान कुन होगा अगर तहरीक इंसाफ इसको विड्रॉ कर लेती है। लेकिन बहरहाल ये तो है कि नए लोगों को ट्रेन करने में कुछ वक्त लगेगा। इलेक्शन कमीशन चाहे तो उसको मैनेज भी कर सकती है कि एक तरफ वो 58 दिन का अपना शेड्यूल 54 दिन का शेड्यूल जारी करे और इस दौरान इनकी ट्रेनिंग का एहतमाम कर दे, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग का 54 दिन के बाकी का जो इलेक्शन जो प्रोसेस है, शेड्यूल है, उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इनका ज़ाहिर काम तो बाद में शुरू होगा। अभी जो कागजात नामजदगी हैं उसकी जांच पड़ताल है, बाकी मामलात हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन इसको मैनेज करना चाहे तो कर तो सकता है अभी भी, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि वो फाइल तो बहरहाल अली बाकर नकवी साहब ने 5 रुकनी बेंच को लार्जर बेंच के लिए भिजवाई है, उसका क्या बनेगा। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, बड़ा क्विकली मुझे बताइएगा कि ये जो ये सारा सिलसिला चल रहा है और ब्यूरोक्रेसी से या अदलिया से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स या दीगर अफसरान जो हैं वो ले लिए जाते हैं, वो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन पर हमेशा सवाल उठता रहा है। कितना जहांगीर जदून साहब की बात में वजन है कि 19-20 का फर्क तो हो सकता है, लेकिन अगर 10-20 का फर्क है तो उसको ब्रिज नहीं किया जा सकता, धांधली नहीं हो सकती इतने बड़े पैमाने पर। नहीं, देखिए 2013 में जरदारी साहब ने कहा कि आरोस का इलेक्शन था, फिर 2018 का जो आरटीएस बैठ गया, तो वो जिन्होंने मैनिपुलेट करना होता है वो मैनिपुलेट कर लेते। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल पीटीआई की रिट इसलिए आज से सही थी कि आप देखें कि दोनों निगरान गवर्नमेंट, पंजाब की निगरान गवर्नमेंट, वफाक की निगरान गवर्नमेंट, उनकी बातों से पता चलता है कि वो पीटीआई दुश्मनी में बातें करते हैं। तो जब उनको इतना अरसा बैठे हुए हो गया तो फिर एक जमात की तरफ से एतराज़ होना था। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो अहद चीमा है, फवाद हसन फवाद है, ये इस तरह के लोग जो नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में मौजूद थे, वो निगरान सेटअप के अंदर भी मौजूद है। सारी ज़िला इंतज़ामिया पंजाब की हो या वफाक की हो, वो भी अपनी जगह मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद, इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद उनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग नहीं की गई। और जिस तरह वो पीटीआई के साथ सलूक कर रहे हैं, भले वो खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, वफाक हो, तो वहां पे तो एतराज आना था। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदार आरओज, डीआरओज लेके आए। नसीम सिद्दीकी साहब, माजरत खाऊं, इलेक्शन कराए, वो बहुत। नसीम भाई माजरत खाऊं, वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। असदुल्ला खान साहब शुक्रिया। जहांगीर जदून साहब आपका शुक्रिया। उमर दराज गोंदल ने हमें ज्वाइन किया था। ये बहुत सारे सवालात हैं, धांधली होगी नहीं होगी, इलेक्शन कैसा होगा। असल मुद्दा और बात यह है कि 2002 में अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब को पैट्रियट बनवानी पड़ी थी और 2013 के हवाले से जो सवालात मौजूद हैं, 2018 में अगर नून लीग का नुक्ता नज़र मान लिया जाए कि तमाम रियासत चाहती थी कि इमरान खान जो है वो आ जाएं, तो फिर इमरान खान इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ क्यों आए। और फिर 2022 ऑनवर्ड अगर रियासत और रियासती इदारे ये चाहते थे कि इमरान खान ना जीतें, तो फिर इमरान खान कैसे बाई इलेक्शंस जीत गए। तो इसका मतलब ये है कि धांधली होती है, रिगिंग होती है, वो थोड़ी बहुत होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती जिसके हवाले से क्लेम्स किए जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।